आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉब्लम्स करेंगे। 5 प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। एंड ये पांचों की पांचों कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो है काफी कुछ आपके जो है ना फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक ग्राफ है। ये बीटी ग्राफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम। बीटी ग्राफ। अब इसमें ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये जो रीजंस हैं A B C D E, इनको हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से रैंक करना है। किसमें सबसे कम है, किसमें सबसे ज्यादा है, ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है, सी में ज्यादा है। तो इस तरीके से ये पांचों रीजंस को हम लोगों को रैंक करना है। इस तरह क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। जेई एडवांस में भी इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखते हैं। अभी जैसे रीजन ए है, पहले तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होता क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ये है -d∅/dt, यही होता है। और फाई क्या होता है, b इंटू ए। और यू कैन से इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे एरिया आपका जो है ना कांस्टेंट है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी चेंज हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dB/dt। अब रीजन ए में आपका क्या है, बी आपका जो है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, dB/dt आपका 0 हो गया। रीजन बी में आपका dB/dt जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज कर रहा है। हम्म? इसका मतलब क्या है कि आपका जो dB/dt है वो पॉजिटिव है। हम्म? तो यहाँ पे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका 0 हो गया। यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपका कुछ होगा, है, क्योंकि ये dB/dt की वजह से जो है ये आपका इस तरीके से, और ये dB/dt इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे फिर बी आपका जो है ना कांस्टेंट है। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका यहाँ इस एरिया में 0 हो जाएगा, क्योंकि dB/dt 0 है। अब ये आपका क्या है, यहाँ dB/dt डिक्रीज कर रहा है। यहाँ डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है, करेक्ट। एंड ये डी और ई में ये सेम है,
इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डी में विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। हम्म? तो दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, मैग्नीट्यूड अगर हम ले, अभी डायरेक्शन की बात ना करें, मैग्नीट्यूड अगर हम ले तो दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका सेम है। अब इसको रैंक कैसे करेंगे? यहां तो हमें पता लग गया ए में 0 है एंड सी में 0 है इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब रह गई बात आपकी बी और डी और ई में। डी और ई में आपका बराबर है, लेकिन बी का, अगर बी और डी और ई का अगर देखें तो जो बी में आपका जो डीबी बाई डी का जो स्लोप है, मतलब डीबी बाई डी है, हाँ, ये स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा है। तो इसका मतलब induced EMF of A will be greater than induced EMF of D इक्वल टू, इन दोनों का बराबर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होगा वो आपका ए रीजन में होगा। तो ये समझ में आया? तो आप अगर सपोज कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट करना चाहिए, जैसे आपने मैकेनिक्स वगैरह में स्लोप्स स्टडी किया है, उसी तरीके से इसको भी जो है ना आपको देखना है। अब दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये 3 लूप्स हैं, ए बी सी है। अब इनको हमें जो है ना, जो इनमें इंड्यूस्ड करंट है उस हिसाब से इनको रैंक करना है, किसमें सबसे ज्यादा होगी, किसमें बराबर होगी, किसमें कम होगी, किसमें नहीं होगी, लाइक दैट। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक, ए को देखते हैं सपोज पहले। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आउटवर्ड है। हम्म? और ये पर आपका लूप जो है ना रखा हुआ है, जिसका एरिया जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड है, मींस एरिया वेक्टर बी और ए दोनों सेम है। अभी हमने पीछे क्या देखा था? इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आई क्या हो जाएगा? आई इंड्यूस बी माइनस जो भी इंड्यूस ईएमएफ है डिवाइडेड बाय आर। सपोज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। तो इसमें आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपर हाफ पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग है अपर हाफ में भी एंड लोअर हाफ में भी इंक्रीजिंग है। करेक्ट? यानी कि पूरे ही लूप में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसमें आपकी इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी? हम्म? क्या डायरेक्शन होगी इसकी? इसकी डायरेक्शन होगी आपकी ये क्लॉकवाइज होगी। ये आपकी डायरेक्शन जो है ना, ये है आई इंड्यूस्ड बाय डेट। अब अपर हाफ में और लोअर हाफ में डायरेक्शन करना चाहिए सेम है, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगी है। सो ये तो हो गया ए रीजन का। बी रीजन में हम देखते हैं
कि लोअर हाफ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ले, लेकिन अपर हाफ में इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है। चेंज कर दी है एंड इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। करेक्ट, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी आप अभी आपका सपोज बी रीजन में इसको अगर हम देखें तो बी रीजन में जो लोअर हाफ है यहां इंक्रीजिंग था, ये डायरेक्शन थी। तो अभी कहना चाहिए अगर जो है ये डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर डायरेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर अपना राइट हैंड रूल से इसको कर सकते हैं। अब जो अपर हाफ है वो उसका इंक्रीजिंग है, लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज है। तो इसमें भी बेसिकली क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो यही आएगा। करेक्ट, इसका मतलब बी में और ए में जो इन आई इंड्यूस्ड ऑफ ए इज इक्वल टू आई इंड्यूस्ड ऑफ बी। इसमें कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम सी को एनालाइज करते हैं। सी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बट यहाँ अपर हाफ में डिक्रीज कर रहा है एंड लोअर हाफ में इंक्रीज कर रहा है। तो लोअर हाफ में इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट, तो उसकी डायरेक्शन तो यही होगी जैसे हमने इसमें लगाई थी, ए में लगाई थी। करेक्ट, अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होता तो ऊपर वाली डायरेक्शन आ जाती, बट यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए डायरेक्शन एक्चुअली ये आ जाएगी। एंड अल्टीमेटली जो आई इंड्यूस्ड है ये आपका अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन दोनों का मिलके आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या है, देयर वोंट बी एनी करंट। तो आई इंड्यूस्ड ऑफ सी जो है इट विल बी जीरो। ये समझ में आया प्रॉब्लम? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसको अगर ध्यान से नहीं आपने नहीं देखा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, बट अगर एकदम से आपका आ गया एग्जाम के अंदर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो दीज आर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो चलो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में ये जो आपके स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर लूप्स जो हैं, ये कांस्टेंट वी वेलोसिटी से इस बी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अकॉर्डिंग हमें ए बी सी डी को रैंक करना है कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कोई लूप आपका जो है कांस्टेंट वी वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या होता है, वी बी, करेक्ट।
यहाँ v कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका डिपेंड करेगा केवल और केवल एल के ऊपर। और यहां अगर आप देखो एल कौन सा, ये करेक्ट, ये वाला एल, तो इसका मतलब इसमें जो है ना आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सी और बी का बराबर होगा। करेक्ट। और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ए और बी का भी बराबर होगा। और ये सपोज एक्स है, ये सपोज वाई है, तो आपका एक्स विल बी इक्वल टू 2y, इट विल बी डबल, क्योंकि इसकी लेंथ डबल है। आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इसको फिगर को जरा ध्यान से देखें। इसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन शो करी हुई है कॉइल में। नाउ ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्क्राइब द करंट थ्रू द कॉइल। अब करंट हमें जो है ना आई के बारे में बताना है कि कौन सी ऐसी करंट जो है आप इसमें डालोगे कॉइल के अंदर कि इस तरह का, इस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो। हम्म? तो एक तो आपका ये ए है, कांस्टेंट एंड राइट वर्ड, मतलब आई आपकी कांस्टेंट और राइट वर्ड है आई कांस्टेंट। अगर आपकी आई कांस्टेंट है, हाँ, तो क्या होगा इसमें, होता क्या है जब किसी भी कॉइल में आप करंट प्रवाहित करते हो तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। हम्म? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर कांस्टेंट है तो ये कहना चाहिए कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं डेवलप करेगी। हमेशा ध्यान रखो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेवलप्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये आपका चूंकि आई कांस्टेंट है, आई अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका कहना चाहिए कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस वाले ऑप्शन के साथ नहीं डेवलप होगा। करेक्ट। उसी तरीके से चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी स्ट्राइक आउट हो गया। नाउ इंक्रीजिंग राइट वर्ड, अगर ये आई जो है इंक्रीज कर रहा है और इस डायरेक्शन में राइट वर्ड है, लेकिन हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो है वो राइट वर्ड है, तो ये भी गलत है, क्योंकि एज पर लेंजेस लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होती है उस डायरेक्शन में कहना चाहिए डेवलप होगी दैट शुड अपोज द कॉज। यहाँ अगर करंट करना चाहिए इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, लेफ्ट वर्ड होगा, और आपका इंड्यूस ईएमएफ भी इसी वर्ड लेफ्ट वर्ड होगा। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये राइट वर्ड है। अब ये देखते हैं डिक्रीजिंग एंड राइट वर्ड। ये आई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन आपकी ये है।
नेचुरली अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कहना चाहिए ऐसे होगा। हम्म, क्योंकि आई आई जो भी डेवलप करेगी इस आई को सपोर्ट करेगी। हम्म, ठीक है, चूंकि ये डिक्रीजिंग है इसीलिए ये जो है ना राइट वर्ड ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ओके, क्योंकि ये चूंकि डिक्रीज कर रही है करंट, तो जो भी करंट इंड्यूस करंट डेवलप होगी वो इसको सपोर्ट करेगी, यानी कि इसको बढ़ाएगी, डिक्रीज करने से रोके, डिक्रीज होने से रोकेगी। तो इसका मतलब बोथ द करंट्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन, एंड चूंकि आई आपकी इसी डायरेक्शन में है, आई इंड्यूस्ड, इसीलिए आपका इंड्यूस एल भी इसी डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड इंक्रीजिंग लेफ्टवर्ड, ये भी आपका करेक्ट है। क्यों? कि आपका अगर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी ये डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, बट राइट वर्ड, ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन लेफ्ट वर्ड है। तो नेचुरली चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट वर्ड, तो इसकी जो करंट, इंड्यूस करंट डेवलप होगी वो राइट वर्ड डेवलप होगी, और उसी हिसाब से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है राइट वर्ड होगा। तो आपका ई भी ऑप्शन सही है। डिक्रीजिंग एंड लेफ्टवर्ड ये आपका फिर आपका गलत है। यही दो ऑप्शन आपके सही होंगे। करेक्ट। इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्शंस के बारे में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, तो इसको जरा बार बार इसको सोचिए, इसी तरीके से सोचिए बेसिकली। मैग्नेटिक इंडक्शन में और ज्यादा कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, बट मोस्टली जेई मेंस और जेई एडवांस में थॉटफुल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। हम्म, इस क्वेश्चन में क्या है? सर्किट, ये आपका सर्किट है, ये बैटरी है, ये बैटरी का ईएमएफ है। इट इज नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ। आर की वैल्यू दी हुई है आपकी, टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स की वैल्यू दी हुई है, और बैटरी का वो दिया हुआ। व्हाट इज द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड? अब आप ये बताओ, ये सोचो कि अगर इंडक्टर करना चाहिए सर्किट पे लगा हुआ है along with the resistance, तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो होगा क्या? जैसे ही स्विच आप क्लोज करोगे तो क्या होगा? इंडक्टर जो है उसमें करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और ये जो करंट है जीरो से ये इंक्रीज होगा, जीरो से आई तक इंक्रीज होगा, एंड उससे क्या होगा? इंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट करना चाहिए डेवलप होगा जो इसको अपोज करेगा। हम्म तो द मोमेंट आप जो है स्विच को क्लोज करोगे, तो ये जो आपका बेसिकली सर्किट है, ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा। ये सर्किट आपका ऐसे हो जाता है। ए, ऑप्शन ए, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया या स्विच क्लोज किया आपने, मतलब सर्किट आपका चालू हुआ,
तो दैट वेरी मोमेंट करना चाहिए दिस होल सर्किट विल बिहेव लाइक दिस। यहाँ पे आपका करंट चूंकि अपोज करेगा, इधर कोई करंट नहीं होगा, तो इट विल बी कहना चाहिए बिहेव लाइक दिस आर्म एंड दिस आर्म, दिस विल बिहेव लाइक ब्रोकन। और अल्टीमेटली आपकी करंट यहाँ पे क्या होगी? करंट आपकी 2 एम्पियर की करंट इस सर्किट में बहेगी। करेक्ट? हम्म, ये चीज क्लियर? करेक्ट। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, व्हाट इज द करंट आई थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड? मतलब अब ये तो आपने स्विच क्लोज कर दिया, ये जो इमीडिएटली करना चाहिए स्विच क्लोज करने के बाद जो करंट डेवलप होगी वो 2 एम्पियर की करंट डेवलप होगी। लॉन्ग आफ्टर में होगा क्या? हम्म, आपका जो इंडक्टर है, वो आपका इंड्यूस करंट करना चाहिए, बनाए डेवलप होगा जो कि करंट को अपोज करेगा। धीरे धीरे, चूंकि ये आरएल सर्किट है, धीरे धीरे कहना चाहिए करंट इंक्रीज होगी। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग आफ्टर बीइंग का मतलब यह है कि काफी टाइम के बाद क्या होगा कि आपकी जो है इंडक्टर में जो करंट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। करेक्ट? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो दिस विल बिहेव लाइक कहना चाहिए नॉर्मल वायर। दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक नॉर्मल वायर, बी के केस में। और अगर ऐसा है तो आपका ये सर्किट जो है ऐसे हो जाएगा। यानी कि आफ्टर कहना चाहिए सम टाइम, जब आपका इंडक्टर में करंट करना चाहिए स्टेबलाइज हो जाएगी। स्टेबलाइज हो जाने का मतलब क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कहना चाहिए चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंजिंग चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट? सो देयर वोंट बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर वोंट बी एनी इंड्यूस्ड करंट, सो इट विल बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी वायर। और वायर तो यहाँ पे इंडक्टर हो लगाओ या ना लगाओ, इट विल बिहेव लाइक दैट। और अल्टीमेटली आई जो है वो आपकी 18, ये तीनों पैरेलल में है, तो आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? आर क्या हो जाएगा? 9/3 एंड दिस विल बी 6। करेक्ट? तो इंडक्टर तभी बिहेव करेगा जब देर इज ए इंक्रीज इन करंट, और ड्यू टू इंक्रीज इन करंट देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। Due to that, induced EMF, induced current, hmm, which will oppose the current. hmm. But after some time, when these stabilizes, तो क्या होगा? आपकी करंट जो है it will be constant and your inductor will behave like a ordinary wire. है?
तो it will be just like a ordinary circuit, correct? सो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। मुझे विश्वास है आपको ये पांचों क्वेश्चंस जो है ना बहुत अच्छे लगे होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना नेक्स्ट जो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस आपका जो 22 में आने वाला है, तब तक हम आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे कि कोई भी आपको फिजिक्स में बीट नहीं कर पाएगा। ओके, सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।